अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। अच्छा, कल जो मैंने दो फॉर्मेट बनाए थे ना, वो दो डिफरेंट अप्रोचेस के फॉर्मेट हैं और बस वो वैसे ही हैं, यानी इस पे बहस नहीं है कि क्यों है, फॉर्मेट है। हाँ, आपकी तसल्ली के लिए एक आपको सिर्फ टैली करने के लिए बता देता हूं, जो मैं जबानी बोल रहा था लेकिन लिख के बता देता हूं कि जो आज तक पढ़ा था ना, अब तक जो भी पढ़ा था वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ही थी। अब तक हम जो पढ़ते आ रहे थे वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग थी, मार्जिनल नई चीज है आपके लिए। तो अब तक हमने चीज पढ़ी हुई है कि सेल्स में से हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करते हैं और एडमिन सेलिंग माइनस करते हैं, जिनको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कह रहे हैं। और कॉस्ट ऑफ सेल यानी, अच्छा, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक को फिलहाल इग्नोर करके ये बात सुनिएगा, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक को फिलहाल इग्नोर करके कॉस्ट ऑफ सेल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या चीज है, ओपनिंग क्लोजिंग को इग्नोर करें। कॉन्सेप्ट पूछ रहा हूं सिर्फ कि जो चीज हम बेच रहे हैं वो हमें कितने की कॉस्ट की थी, और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो हमने वो चीजें बनाई थी, यानी टोटल जितना फैक्ट्री में खर्चा आया था उसको हम सिर्फ इस वक्त जो बात बताना चाह रहा हूं इसमें तोड़ लेते हैं। वेरिएबल में क्या आ जाएंगे? मटेरियल, लेबर और वेरिएबल एफओएच, और ये बस फिक्स्ड एफओएच। और इसी तरह से ऑपरेटिंग भी वेरिएबल और फिक्स्ड हो सकते हैं। तो हम नेट प्रॉफिट तक पहुंच रहे हैं। ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, और ये जो बीच में एक पड़ाव आ रहा है ये ग्रॉस प्रॉफिट, ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है। मार्जिनल के अंदर ये जो हमने कॉस्ट ऑफ सेल और ऑपरेटिंग को अलग किया था, मार्जिनल में वेरिएबल और फिक्स को अलग कर रहे हैं। मार्जिनल के अंदर हम सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल कर रहे हैं माइनस, लेकिन सिर्फ वेरिएबल वाली, फिक्स नहीं। सेलिंग एक्सपेंसेस भी माइनस कर रहे हैं लेकिन सिर्फ वेरिएबल वाले। और फिक्स्ड फिर बाद में अलग से कर रहे हैं, फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ सेल वाले, फिक्स्ड ऑपरेटिंग वाले। कॉन्सेप्चुअली स्पीकिंग नेट प्रॉफिट दोनों का सेम आएगा। और कल वाले सवाल में सिर्फ ईयर वन देखिएगा, सिर्फ ईयर वन। जी सेम आया है। क्यों सेम आ गया? या इसको देख के जवाब दें। सेम वही चीजें हैं, ये जो कॉस्ट ऑफ सेल हमने यहां दोनों इकट्ठी लिखी हुई थी, मार्जिनल के अंदर ये इधर और इधर चली गई, और ये जो ऑपरेटिंग हमने यहां इकट्ठे लिखे हुए थे मार्जिनल के अंदर, ये इधर और ये इधर चला गया। है वही सेल्स में से चार चीजें माइनस हो रही, सिर्फ एक स्ट्रक्चर का फर्क ये बन गया कि हमने यहां ग्रॉस प्रॉफिट लिखा था, यहां पर कंट्रीब्यूशन आएगी। तो सिर्फ प्रेजेंटेशन का फर्क है। मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की इनकम स्टेटमेंट में प्रेजेंटेशन का फर्क बन रहा है, एंड वही प्रॉफिट ही निकल रहा है। यहां पर हमने कॉस्ट ऑफ सेल और ऑपरेटिंग को अलग किया, चाहे वेरिएबल चाहे फिक्स्ड। यहां पर हमने वेरिएबल अलग कर लिया और फिक्स्ड अलग कर लिया, और वेरिएबल अलग करने के बाद बीच में जो स्टॉप डाला वो कंट्रीब्यूशन था। तो ये दोनों के फॉर्मेट में सिर्फ स्ट्रक्चर का फर्क है बस। अगर आपको ये बात काम की लगी है और कोई इल्म में तसल्ली में इजाफा हुआ है तो लिख लें, वरना रहने दें।
नहीं अब तो मिनट में नहीं मिनट में चले नोटेड। कल वाले सवाल पे पार्ट बी क्या था? रिकंसिलिएशन। ये रिकंसिलिएशन वाली कहानी समझे। और इसके फॉर्मेट में 4 ही लाइनें होती हैं, वो इसके सोल्यूशन से ही सिखा रहा हूं आपको। दोनों मेथड्स के प्रॉफिट में फर्क क्यों है? हाँ, अंडर ओवर अप्लाइड फर्क जिनको लगता है, तो फिर ईयर 1 में फर्क क्यों नहीं आ रहा? ईयर 1 में क्या अंडर ओवर अप्लाइड नहीं है? तो फिर ईयर 1 के प्रॉफिट में फर्क नहीं आ रहा, इसका मतलब अंडर ओवर अप्लाइड इज नॉट द रीजन। रीजन फिर कुछ और है, और वो जो कुछ और रीजन है वो वही है जो उनका कॉन्सेप्चुअल फर्क है, यानी प्रोडक्ट कॉस्ट का फर्क। अगर ईयर 1 में प्रॉफिट सेम आ रहा है तो वो इसलिए आ रहा है क्योंकि कोई ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं था। अब थोड़ी सी गहरी बात कर रहा हूं। ईयर 1 में हमने मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स्ड एफओएच कितने लिखे? ईयर 1 में 15,000 मार्जिनल में। एब्जॉर्प्शन में 16 लिखे जरूर थे, 104 भी शामिल थे, लेकिन फिर 1000 इसमें से लेस भी कर लिया था। कल वाली इनकम स्टेटमेंट देखें, 16,000 बिल्कुल 104 के अंदर शामिल है, लेकिन फिर उसी की अगली लाइन में 1000 लेस भी किया हुआ है, यानी फिक्स्ड ओवरहेड्स फॉर द ईयर का रोला नहीं है। हमने एब्जॉर्प्शन में कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के अंदर बेशक 16 लिखा, लेकिन उसमें से 1000 लेस भी कर दिया, तो ये बात वही 15,000 पे पहुंच गई। अंडर ओवर अप्लाइड मसला नहीं है। मसला ये है
कि मार्जिनल में ये पूरा का पूरा 15,000 ईयर 1 में ही चार्ज हुआ पीरियड कॉस्ट। अच्छा, जो समझा रहा हूं वो नॉलेज के लिए कोशिश कर रहा हूं समझाने की, ना समझ आया तो करना तो ऐसे ही जो रिकंसिलिएशन का फॉर्मेट बना के दूंगा। तो जो ईयर 1 में 15,000 है मार्जिनल में, वो ईयर 1 में चार्ज हो गया। मार्जिनल में फिक्स्ड ओवरहेड्स पीरियड कॉस्ट है। क्या मतलब पीरियड कॉस्ट है? इसका ताल्लुक पीरियड से है, प्रोडक्ट से नहीं है, इसलिए जिस पीरियड में खर्च होगा उसी में एक्सपेंस बन जाना चाहिए। मार्जिनल में ये 15,000 ईयर 1 में ही चार्ज हो गया, लेकिन ऑब्जॉर्प्शन में क्या हुआ कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में तो आया, लेकिन इसमें से कुछ अमाउंट क्लोजिंग स्टॉक में छुप के ईयर 1 से निकल गई। ईयर 1 सॉरी नहीं, ईयर 1 में तो कोई क्लोजिंग ही नहीं था, इसलिए यही 15,000 कॉस्ट ऑफ सेल बन गया। तो ईयर 1 में दोनों में कोई फर्क नहीं आया। ईयर 2 में क्या हुआ? ईयर 2 में एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने थे? एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स 18,000, मार्जिनल में 18,000 चार्ज हुए। एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में अप्लाइड आए और फिर हमने उसमें से 6,000 माइनस किया तो बात 18 पे आ गई। लेकिन एक और मसला यह हुआ कि एब्जॉर्प्शन में कॉस्ट ऑफ सेल में ये पूरा 18 नहीं जा सका। क्यों नहीं जा सका? क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंटरी थी, कुछ फिक्स्ड एफओएच उसमें छुप के इनकम स्टेटमेंट से बैलेंस शीट में चले गए। क्लोजिंग स्टॉक की फिगर कितनी है? 36,000 एब्जॉर्प्शन की। कैसे बनी 36,000? 1200 इंटू 30 रुपए। 30 रुपए कैसे बना? तो उसमें 5 रुपए एडेड है ना। इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू के अंदर पूरे 36,000 रुपए में कुछ फिक्स्ड ओवरहेड्स भी छुपे हुए हैं और वो यहां से माइनस होके इनकम स्टेटमेंट से निकल गए। तो फर्क क्या बना फिर? मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स्ड ओवरहेड्स सारे के सारे फॉर द ईयर चार्ज हो गए और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कुछ पोर्शन क्लोजिंग स्टॉक में छुप के एसेट्स में चला गया। फॉर द ईयर पूरा चार्ज नहीं हो सका, तो इसलिए दोनों के प्रॉफिट्स में फर्क आ गया। तो प्रॉफिट की वजह क्या बनी? एब्जॉर्प्शन में स्टॉक में छुपे हुए फिक्स्ड ओवरहेड्स, ये रीजन है डिफरेंस की। अगर स्टॉक ही ना होता तो प्रॉफिट्स में फर्क भी ना आता, जो कि ईयर 1 में हुआ। ईयर 1 में स्टॉक नहीं था, इसलिए दोनों के प्रॉफिट्स में फर्क नहीं था, लेकिन ईयर 2 और ईयर 3 में स्टॉक है, इसलिए दोनों के प्रॉफिट्स में भी फर्क है। क्यों फर्क आ रहा है? क्योंकि एब्जॉर्प्शन के स्टॉक में कुछ फिक्स्ड ओवरहेड्स छुपे रह गए हैं, जबकि मार्जिनल में क्या हो रहा था? सारे के सारे फिक्स्ड ओवरहेड्स उसी साल में एक्सपेंस बन रहे थे, लेकिन एब्जॉर्प्शन में कुछ क्लोजिंग स्टॉक में छुप के अगले साल चले गए। अगले साल कैसे चले गए? अगले साल वो ओपनिंग बना और वो ओपनिंग कॉस्ट ऑफ सेल को चार्ज हुआ। तो इसलिए दोनों मेथड्स के प्रॉफिट में फर्क आएगा। अगर तो ये बात समझ आई है तो ठीक है, नहीं तो एंड कंक्लूडिंग बात ये है कि दोनों के प्रॉफिट्स में जो फर्क है वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन की वजह से। दोनों के प्रॉफिट्स में जो फर्क है वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन की वजह से है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के इन्वेंट्री वैल्यूज में फिक्स्ड ओवरहेड्स भी छुपे हुए हैं। दोनों मेथड्स के प्रॉफिट में जो फर्क है वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के फर्क की वजह से। दोनों मेथड्स के प्रॉफिट्स में जो फर्क है वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के फर्क की वजह से है। अभी जो कहानी सुना रहा था, अगर वो नहीं भी समझ आई तो कंक्लूडिंग बात जरूर लिख लें कि दोनों मेथड्स के प्रॉफिट में जो फर्क है वो इन्वेंट्री वैल्यूएशंस के फर्क की वजह से। क्या इन्वेंट्री वैल्यूएशन का फर्क? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में इन्वेंट्री की कॉस्ट में फिक्स्ड ओवरहेड्स भी शामिल होते हैं, ये फर्क की वजह है। अच्छा, अब रिकंसिलिएशन का फॉर्मेट बना के दे रहा हूं, लेकिन फॉर्मेट से पहले नॉलेज के लिए आपको न्यूमेरिकली समझा भी देता हूं, यानी आपको रीजन भी समझाता हूं, फिर फॉर्मेट बना दूंगा। ईयर 2 में एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट कितना था? ईयर 2 में 28800 और मार्जिनल का 22800। एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट
मार्जिनल से ज्यादा आ रहा है। ज्यादा इसलिए आ रहा है क्योंकि एब्जॉर्प्शन का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा आ रहा है। एब्जॉर्प्शन का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा आ रहा है। ज्यादा यूनिट्स बच गए हैं, यूनिट्स ज्यादा बच गए नहीं, अमाउंट ज्यादा आ रही है। और अमाउंट क्यों ज्यादा आ रही है? क्योंकि एब्जॉर्प्शन के क्लोजिंग स्टॉक में फिक्स्ड ओवरहेड्स की भी अमाउंट शामिल है। कितनी शामिल है? आप ये भी कर सकते हैं 5 रुपए इंटू 1200, और ये भी कर सकते हैं कि दोनों की इनकम स्टेटमेंट देखें और क्लोजिंग स्टॉक में फर्क देखें। 6000 का फर्क है, एक की 36 आ रही है, एक की 30 आ रही है, तो 6000 का फर्क है। तो उस 6000 के फर्क का असर क्या पड़ा? एब्जॉर्प्शन का क्लोजिंग स्टॉक 6000 ज्यादा शो हो रहा है। बचपन में सिखाया था क्लोजिंग स्टॉक अगर ज्यादा शो होता हो तो प्रॉफिट भी ज्यादा शो होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसलिए ये 6000 ज्यादा शो हो रहा है। तो अगर हम इसमें से 6 माइनस कर दें तो बराबर आना चाहिए ना, आ रहा है। तो इसको कहेंगे प्रॉफिट रिकंसाइल हो गए, कि क्लोजिंग में जो फिक्स्ड छुपे हुए थे वो माइनस करें तो उसके बराबर आ जाएगा। दोबारा समझाता हूं। ईयर 3 में एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट कितना है? 27, मार्जिनल का 30। सेम बात ईयर 3 पे लगाते हैं। ईयर 3 में एब्जॉर्प्शन का क्लोजिंग ज्यादा है, ज्यादा ही एब्जॉर्प्शन का ज्यादा ही होगा, एब्जॉर्प्शन का स्टॉक ज्यादा ही होगा। क्यों? क्योंकि फिक्स शामिल है। ये नहीं कि अगले साल कम हो जाएगा, स्टॉक तो ज्यादा ही रहेगा। तो ईयर 3 में एब्जॉर्प्शन का क्लोजिंग स्टॉक कितना ज्यादा है? 3000 रुपए ज्यादा है, तो उसकी वजह से प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा। माइनस कर देते हैं। 3000 कहां से आया? हाँ ठीक है, ये दोनों माइनस करना रिपीट कर रहा हूं। एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट लिखा है मैंने, और ये कहा है कि एब्जॉर्प्शन का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? उसमें फिक्स्ड कॉस्ट भी इंक्लूडेड है, और क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा हो तो प्रॉफिट भी ज्यादा ही होता है, इसलिए प्रॉफिट में से माइनस कर दिया। क्या जी? समझ नहीं आई? ये 3 गलत बताया? अगर आपको ये नीचे 30 नजर नहीं आ रहा तो रुको जरा, सब्र करो, भी बताता हूं। ये जगह छोड़िए इतनी सारी, अभी टैली करके देता हूं। ये 6 और 3 माइनस करना फिर बता देता हूं। क्लोजिंग स्टॉक एब्जॉर्प्शन का ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि उसमें फिक्स कॉस्ट भी इंक्लूडेड है। प्रोडक्ट कॉस्ट एब्जॉर्प्शन की ज्यादा है क्योंकि उसमें 4-5 रुपए ज्यादा एडेड है। क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होता है तो प्रॉफिट भी ज्यादा ही आ रहा होता है। एब्जॉर्प्शन के प्रॉफिट को हम मार्जिनल के प्रॉफिट से कंपेयर कर रहे हैं। एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ज्यादा क्यों शो हो रहा है? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, इसलिए हम वो जितना ज्यादा है वो माइनस कर देते हैं। तीसरे साल, अगर दूसरे साल एब्जॉर्प्शन का क्लोजिंग ज्यादा था तो ईयर 3 में वो ओपनिंग बन गया हुआ था। ईयर 3 में एब्जॉर्प्शन का ओपनिंग स्टॉक मार्जिनल से ज्यादा है, और ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होता है तो प्रॉफिट कम आया हुआ होता है। तो अगर हम उस कम को ऊपर वापस करना चाहते हैं तो ऐड कर देंगे। है दोबारा? ये 3 दोबारा है, 6 दोबारा? 6 दोबारा। ईयर 2 में क्लोजिंग स्टॉक 6000 हायर था, तो वही बात जब ईयर 3 पे लगाएंगे तो हम कहेंगे ओपनिंग ज्यादा था। ईयर 3 का क्लोजिंग, ईयर 3 का ओपनिंग ईयर 2 वाला क्लोजिंग ही होगा ना। तो ईयर 2 में अगर क्लोजिंग स्टॉक 6000 हायर था तो वही हायर ईयर 3 का ओपनिंग है, तो ईयर 3 का ओपनिंग हायर है, प्रॉफिट उसकी वजह से कम शो हो रहा है, इसलिए ऐड करना पड़ेगा। इस हरकत को कहते हैं हमने प्रॉफिट्स को रिकंसाइल कर लिया। रिकंसिलिएशन, बैंक रिकंसिलिएशन बड़ी नहीं है। इन्हीं भी 2 फिगर्स को रिकंसाइल करने का मकसद ये होता है कि वो 2 फिगर्स जो आइडियली बराबर होनी चाहिए थी, अगर नहीं है तो वजह क्या है? हमने सारी वजह ढूंढ ली हैं। यह बात साबित करने के लिए रिकंसिलिएशन बनती है कि एक फिगर से शुरू करते हैं, जो हमने वजह ढूंढी हैं उन वजहों को दूर करते हैं। अगर आंसर दूसरे से मैच कर जाए तो इसका मतलब है यही वजह थी, हमने ढूंढ ली। ये रिकंसिलिएशन का कॉन्सेप्ट होता है, चाहे वो स्टॉक की रिकंसिलिएशन है, चाहे वो बैंक की रिकंसिलिएशन है, चाहे वो प्रॉफिट की रिकंसिलिएशन है, कि हमने वजह ढूंढ ली हुई है।
तो जिस फिगर को दूसरी फिगर से रिकंसाइल करना चाह रहे होते हैं, एक फिगर से शुरू करते हैं, डिफरेंस की वजह प्लस माइनस करते हैं, प्लस माइनस करने के बाद अगर आंसर दूसरे से मैच हो गया तो इसका मतलब हमने रिकंसाइल कर लिया, वजह ढूंढ ली। रिकंसाइल का मतलब होता है डिफरेंसेस ढूंढ के सेटल हो गए। तो इसमें ये दो ही लाइनें हैं मैक्सिमम बस। तो सवाल के सॉल्यूशन में इसका फॉर्मेट बना देता हूं। पार्ट बी था प्रॉफिट की रिकंसिलिएशन। प्रॉफिट रिकंसिलिएशन के लिए पक्का पक्का फार्मूला, ये फॉर्मेट रट लें कि एब्जॉर्प्शन के प्रॉफिट से शुरू करिएगा, क्लोजिंग स्टॉक्स में जितना फिक्स्ड एफओएच शामिल है वो कर देंगे माइनस, और जो ओपनिंग स्टॉक्स में शामिल है वो कर देंगे ऐड। तो जो आंसर आएगा वो इंशाल्लाह मार्जिनल वाले से टैली कर रहा होगा। एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट 36,000, 28800, ये फिगर कैसे कैलकुलेट करें? फिक्स कॉस्ट इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक, फिक्स कॉस्ट इंक्लूडेड इन ओपनिंग स्टॉक, दोनों का डिफरेंस ले लें। वैसे कॉन्सेप्चुअली स्टॉक में जितनी फिक्स कॉस्ट एडेड है दोनों का डिफरेंस ले लें, दोनों के स्टॉक्स का डिफरेंस ले लें। ये दोनों मेथड्स के स्टॉक्स का डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन स्टॉक्स ऑफ बोथ मेथड्स। यानी कैलकुलेशन में आसानी की बात यह है कि दोनों के स्टॉक्स का डिफरेंस ले लें, तो दोनों के क्लोजिंग स्टॉक्स का डिफरेंस ले लें। ईयर 1 में, ईयर 2 में 6,000 और इसको लेस ही करना है, ईयर 3 में लेस ही करना है, और दोनों के ओपनिंग स्टॉक्स का फर्क ऐड ही करना है। ये होता है मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की इनकम स्टेटमेंट और रिकंसिलिएशन, और ये चैप्टर यही है। अब इसकी प्रैक्टिस ही करा रहा हूं। सवालों में कुछ काम आएंगे तो कुछ एग्जाम नोट जरूर लिखवा दूंगा, वरना इस चैप्टर में यही है। इसको नोट कर लीजिए। तो अब फर्स्ट पेपर की प्रैक्टिस करते हैं।
चले को 2-3 नसीहतें लिखें, सवालों में काम आएंगी। पहली बात ये लिख लेना, जो कि कल कर भी लिया, कि मार्जिनल कॉस्टिंग में एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स ही यूज होंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग में एक्चुअल फिक्स्ड एफओएच ही यूज होते हैं, उसमें ओएआर और अप्लाइड और अंडर ओवर अप्लाई का कोई काम नहीं है। मार्जिनल कॉस्टिंग में एक्चुअल फिक्स्ड एफओएच ही यूज होते हैं, वहां पर ओएआर, अप्लाइड, अंडर ओवर अप्लाइड इनका नहीं है काम। मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स्ड ओएआर, अप्लाइड, अंडर ओवर अप्लाइड का काम नहीं है, क्योंकि वहां होते ही एक्चुअल फिक्स्ड एफओएच यूज हैं। जिनको भी अल्फाज नहीं मिल रहे, मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स्ड ओएआर, अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स, अंडर ओवर अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स का कोई काम नहीं है, क्योंकि उसमें एक्चुअल फिक्स्ड एफओएच यूज होते हैं। अच्छा, अगर एब्जॉर्प्शन का सवाल है तो फिक्स्ड ओएआर चाहिए, और अगर फिक्स्ड ओएआर सवाल में गिवन नहीं है तो हो सकता है आपसे वो कैलकुलेट करवाए। कैलकुलेट करवाने के लिए ओएआर का फार्मूला बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड प्रोडक्शन, तो हो सकता है वो कैलकुलेट करवाए। अब अगर कैलकुलेट करवा रहा है तो आपको फिर बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स दिए होने चाहिए, और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स क्यों चाहिए? मार्जिनल का सवाल है तो उसमें तो चाहिए ही चाहिए। एब्जॉर्प्शन का सवाल है तो एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स क्यों चाहिए? ताकि अंडर ओवर अप्लाइड निकाल सके। तो अगर क्वेश्चन में, अगला नोट, अगर क्वेश्चन में एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स और बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स दोनों की जरूरत है, अगर क्वेश्चन में एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स और बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स दोनों की जरूरत है, लेकिन बस एक ही अवेलेबल है, दूसरा फाइंड नहीं कर सकते, तो फिर दोनों को इक्वल अज्यूम कर लेंगे। मैंने इसमें कहीं भी अप्लाइड का वर्ड नहीं बोला, इसलिए खबरदार अप्लाइड लिख लेना, क्योंकि सर आपने लिखवाया था। दोबारा जुमला बोल रहा हूं, क्वेश्चन में एक्चुअल फिक्स्ड एफओएच और बजटेड फिक्स्ड एफओएच दोनों की जरूरत हो, लेकिन एक ही अवेलेबल है, दूसरा नहीं पता चल सकता, तो फिर दोनों को बराबर अज्यूम कर लेंगे। तीसरी बात लिखें, अच्छा तीसरी बात पहले ये समझ लें फिर लिखिएगा। फिक्स्ड ओएआर का फार्मूला क्या होगा? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड ओएआर पर यूनिट, क्योंकि हमें इस चैप्टर में ओएआर पर यूनिट ही चाहिए होता है। क्यों ओएआर पर यूनिट चाहिए होता है? क्योंकि हम कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहे होते हैं, तो ओएआर पर यूनिट चाहिए होता है। डिवाइडेड बाय जो अब तक पढ़ा, कुछ बिजनेसेस ना, कुछ नॉर्मल प्रोडक्शन की भी एक एस्टिमेशन करते हैं। जैसे अगर आपकी स्ट्रेंथ से ही समझाता हूं, कल कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट होंगे, अगर ये अंदाजा लगाना हो, ये बजटेड अटेंडेंस है, बजटेड। अभी कितने हैं? एक्चुअल अटेंडेंस है। नॉर्मल अटेंडेंस, नॉर्मल जो ओवर द सेशन हालात देखते हुए नॉर्मल हालात का अंदाजा लगाया कि नॉर्मली इतनी अटेंडेंस होती है, तो बजटेड प्रोडक्शन क्या होगी? हम जिस साल का बजट बना रहे हैं उसमें कितने यूनिट्स बन जाएंगे? एक्चुअल प्रोडक्शन जो एक्चुअली बने, नॉर्मल प्रोडक्शन
जो नॉर्मली एक साल में बना करते हैं। तो कुछ बिजनेसेस फिक्स्ड OAR के लिए ये यूज करते हैं, कुछ ये यूज करते हैं। अगर आपको सवाल में दोनों दिए हो तो प्रेफर्ड ये है। अगर दिया ही नहीं है नॉर्मल फिर तो बजटेड ही है ना, लेकिन अगर दोनों की इंफॉर्मेशन है तो प्रेफर्ड नॉर्मल है, क्योंकि नॉर्मल निकाला ही बिजनेस ने इसलिए होगा कि उसने OAR निकालना होगा। तो तीसरा नोट ये लिख लें कि अगर आपको फिक्स्ड OAR पर यूनिट सवाल में कैलकुलेट करना पड़े तो बिजनेसेस की मर्जी है, वो बजटेड प्रोडक्शन भी यूज कर सकते हैं, नॉर्मल भी कर सकते हैं, प्रेफर्ड नॉर्मल है। अगर क्वेश्चन में फिक्स्ड OAR पर यूनिट कैलकुलेट करना पड़े तो बिजनेसेस बजटेड प्रोडक्शन भी यूज करते होते हैं, नॉर्मल भी यूज करते होते हैं। आपको अगर दोनों अवेलेबल है तो आपने नॉर्मल वाला यूज करनी है। नूर पानी लेने आए। आया नहीं आज। लिख लिया। चलें इस चैप्टर में आए और एक पांच पेपर का सवाल होगा स्प्रिंग बाइस। स्प्रिंग बाइस अच्छा, अब किताब खोली है तो अभी बता रहा हूं, प्रोसेस कॉस्टिंग में एज सच कुछ नहीं था अंग्रेजी वाला। इसमें पहले पेज पे एक है अजम्पशन मार्जिनल कॉस्टिंग की, ये याद करिएगा। प्रोसेस कॉस्टिंग में कोई थ्योरी मार्क नहीं करवाई थी क्योंकि उसमें कुछ था नहीं, लेबर में बताई थी आखिरी बार। इस चैप्टर में पहले पेज पे एक अजम्पशन है, ये कर लीजिएगा याद, और अगले पेज पे एडवांटेज डिसएडवांटेज है। और उससे अगले पेज पे फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज है, बस। चलें सवाल पढ़ लें। स्प्रिंग बाइस क्वेश्चन 2 होगा इसमें। पार्ट ए का आंसर वही थ्योरी, सीधे सीधे 4 नंबर। तो इस तरह से ना कोई 5 से 10 नंबर तक थ्योरी टेस्ट हो सकती है, तो वो मैं आपको चैप्टर के साथ साथ मार्क करवा रहा होता हूं। तो पार्ट ए के आंसर में वही असम्पशन छाप देनी है। पार्ट बी पढ़ लें, करता हूं मैं बोर्ड पे, पढ़ लीजिए, मैं बोर्ड पे करता हूं। स्प्रिंग बाइस कीनिया लिमिटेड, पार्ट बी पढ़ लीजिए, मैं करता हूं।
पूछ लें, बाकी भी चलाने तो ये चलाने ऐसी, लेकिन कोई 20-22 पे करें कम से कम, नहीं 24 पे तो करें, 24 पे तो कुछ नहीं बनेगा, 20 करते हैं, 22 करते हैं। हाँ जी, पैदल पैदल भी चल रहे होंगे तो पहुंच गए होंगे एंड तक। कैसे पता इस टॉपिक का सवाल है? पहले पैराग्राफ में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के लिखे होने से नहीं, ऐसा नहीं, ये वेरिएंस के हर सवाल में भी ये लिखा हुआ करेगा पहले पैराग्राफ में। रिक्वायरमेंट से पता चल रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना दें यूजिंग मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन, और प्रॉफिट्स की रिकंसिलिएशन करते हैं, तो इस चैप्टर का सवाल है। और सवाल डाटा क्या गिवन है पहले पैराग्राफ में? टोटल कैपेसिटी और नॉर्मल कैपेसिटी बताएंगी, फिर उसके बाद फरवरी का बजटेड डाटा है, और उसके बाद फरवरी का एक्चुअल डाटा है। तो 2 इनकम स्टेटमेंट्स बनानी है और रिकंसिलिएशन बनानी है, तकरीबन 2 पेजेस छोड़ के वर्किंग में आ जाते हैं। पहले चलते हैं फिनिश गुड स्टोर में। फिनिश गुड स्टोर में बैठे भाई, महीने के शुरू में क्या नजर आया? ओपनिंग 10,000। फिर पूरे महीने में क्या आया? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कितनी? कैसे? टोटल कैपेसिटी है 60,000 यूनिट्स बनाने की, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ? ड्यू टू एन अनएक्सपेक्टेड फॉल्ट इट वाज एबल टू ऑपरेट एट 75% ऑफ कैपेसिटी। यानी अगर इस रूम में सीटिंग कैपेसिटी 200 है और ये कहा जाए कि सिर्फ उनमें से 75% ही यूज हो सका, तो 200 के 75% सीटें हैं सिर्फ जो फिल हो सकी, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी का 75% पे प्लांट ऑपरेट हो सका। तो वो प्लांट जो बना सकता है 60,000 यूनिट्स, इस महीने कितने बनाए? 60,000 के 75। प्लांट ने 75% पे ऑपरेट किया, यानी जितने यूनिट्स बना सकता है उसके 75% बनाए। 45,000 क्लोजिंग फिनिश गुड्स और सेल्स क्या पता है? 47,000 पता है, तो फिर 8,000 ये क्लोजिंग आ गया। ये हो गया क्वांटिटी स्केड्यूल, और बस एक महीना ही पूछा हुआ है तो उस महीने ही का है। दूसरा काम कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट फेब और जनवरी दोनों बनाने पड़ेंगे। क्यों? ओपनिंग के लिए भी तो चाहिए, हमें ओपनिंग के लिए भी चाहिए। फरवरी का सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो क्लोजिंग और प्रोडक्शन पे तो फरवरी वाला लग जाएगा, लेकिन ओपनिंग भी तो चाहिए, तो इसलिए जनवरी भी बनाना पड़ेगा। जनवरी इसलिए बनाना पड़ेगा क्योंकि फरवरी का ओपनिंग स्टॉक आपको फिगर दी हुई है। ये 10,000 यूनिट्स कितने के हैं? 16 लाख के। मार्जिनल है कि एब्जॉर्प्शन है? तो मार्जिनल की फिगर तो निकालनी पड़ेगी ना, तो इसलिए मैंने जनवरी का कॉलम बनाया। इसको करता हूं, भरता कैसे हूं बाद में करते हैं बात, लेकिन बताने का मकसद सिर्फ ये है कि ओपनिंग स्टॉक भी है चूंकि, तो हमें फिर पिछले पीरियड की भी कॉस्ट पर यूनिट चाहिए होगी। इस सवाल में इसकी कितनी को जरूरत पड़ेगी वो मैं इसकी जरूरत पड़ेगी तो बताऊंगा। पहले फरवरी कर लेते हैं, जनवरी खाली छोड़ देंगे। फरवरी में बताएं क्या क्या पता है? प्राइम कॉस्ट ये क्या होती है? तो प्राइम कॉस्ट पता है, तो वो मटेरियल और लेबर है, कितनी? 70। लेकिन ये तो बजटेड डाटा है सारा, हमने पर यूनिट कॉस्ट तो सारी एक्चुअल लेनी है सिवाय फिक्स्ड के जो कि ओआर होगा, बाकी सब एक्चुअल ही है। तो ये तो बजटेड डाटा है। एक्चुअल ऑपरेटिंग डाटा में जो जो फर्क था वो बता दिया। अगर इनमें भी कोई फर्क पड़ा होता तो बता देते, जैसे बता दिया कि हम प्रोडक्शन इतनी नहीं कर सके, फिक्स्ड ओवरहेड जो सोचा था उससे डिफरेंट हुए, तो फिर वो ये भी कह देता प्राइम कॉस्ट इससे डिफरेंट हुई। तो नहीं कहा तो F75 ही होगी। फिर वेरिएबल FOH 45। मार्जिनल का सवाल है तो 120। और एब्जॉर्प्शन के सवाल के लिए हमें यहां OAR लिखना पड़ेगा, तो OAR तो नहीं दिया हुआ, तो उसके लिए हमें बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल प्रोडक्शन
ऊपर पैराग्राफ में ऊपर नॉर्मल आ रहा है, तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने 2016 डिवाइडेड बाय नॉर्मल प्रोडक्शन कितनी 60,000 का 42। तो जब इसको मार्जिनल से सॉल्व करेंगे तो ये है, एब्जॉर्प्शन से करेंगे तो ये। अच्छा, जिनको लग रहा है कि वो सवाल में 45 दिया तो हुआ है, तो वो ये नहीं है, वो वेरिएबल है ना, हेडिंग है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो वेरिएबल कॉस्ट की हेडिंग में एफओएच आ रहा है, तो वो वेरिएबल एफओएच। और तीसरी वर्किंग अंडर ओवर अप्लाइड की, अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स फार्मूला OAR into actual production, 1890,000, और इसको कंपेयर करना है किससे, एक्चुअल से। एक्चुअल कितने, जी 2516, क्योंकि लास्ट में कहा हुआ है कि फिक्स्ड ओवरहेड्स बजट से 5 लाख ज्यादा हुए। ये किन फिक्स्ड ओवरहेड्स की बात कर रहे हैं, एक्चुअल, क्योंकि इन 4 बुलेट पॉइंट से ऊपर हेडिंग है एक्चुअल ऑपरेटिंग डाटा। तो फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्सीडेड द बजट, क्या एक्सीड कर गए, एक्चुअल वाले बजट से ज्यादा हो गए। ये अंडर ओवर अप्लाइड नहीं है, अंडर ओवर अप्लाइड किसका डिफरेंस होता है, एक्चुअल और अप्लाइड का। यहां पर वो कह रहा है कि बजटेड से इतने ज्यादा हो गए, तो ये डिफरेंस कुछ भी नहीं है। यहां हमने सिर्फ एक्चुअल निकालने के लिए इस लाइन को इस्तेमाल करना है। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स बजटेड से 5 लाख ज्यादा है, तो बजटेड कितने थे 2016, तो उनसे 5 लाख ज्यादा एक्चुअल है 2516, और अप्लाइड कम है इसलिए अंडर अप्लाइड 6 to 6। ये हो गए 3 वर्किंग्स। अब बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट। जी जी जी, ये नॉर्मल कैपेसिटी बनाई ही, सोची ही OAR निकालने के लिए जाती है, वरना इसका काम ही कोई नहीं। वर्किंग्स इनकम स्टेटमेंट, ये जो 2 पेज छोड़े थे, पार्ट ए इनकम स्टेटमेंट मार्जिनल की। अच्छा, बड़ी बड़ी फिगर्स हैं, आप रुपीज इन थाउजेंड में भी कर सकते हैं, रुपीज भी लिख सकते हैं। सेल्स गिवन है, नहीं सेल प्राइस गिवन है, तो यूनिट्स है 47,000 और सेल प्राइस है 210, 9870। मार्जिनल बना रहा हूं, लेस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और क्लोजिंग फिनिश गुड्स। पहले लिखते हैं आसान वाला काम। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कितने 45,000 इंटू, मार्जिनल का सवाल कर रहे हैं 120,
350, 400। अगर आपको ये क्लिक कर गया तो 2 मिनट में ही हो जाएगा। खामोशी से ओपनिंग सोचें क्या लिखूंगा यहाँ, खामोशी से, अभी नहीं बोलना कोई। सवाल पढ़ें और करें, और पहले सिर्फ अपने ज़मीर को ही बताएं कि वहां क्या फिगर लिखें। चले, सोच लिया, क्या लिखें जी? 12 लाख। क्यों? आपको ना पिछले महीने का एब्जॉर्प्शन का फिगर बताया मैं, ये कैसे पता कि एब्जॉर्प्शन का है? नहीं, हाँ ठीक है, फिक्स्ड ओवरहेड वर एब्जॉर्ब्ड, तो इसका मतलब ये एब्जॉर्प्शन का है। और पहले पैराग्राफ में भी लिखा हुआ है कि वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो करते हैं। तो जब करते ही एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो है, वो तो सवाल वाला वैसे आपका टैलेंट चेक कर रहा है ना, मार्जिनल बना के दिखाएं, वरना बिजनेस तो एब्जॉर्प्शन फॉलो करता है। तो इसलिए 16 लाख एब्जॉर्प्शन की फिगर है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ 10,000 यूनिट्स, कॉस्टिंग 16 लाख, वाज हेल्ड बाय केएल। तो ये एब्जॉर्प्शन की फिगर है। ये 16 लाख कैसे बनी होगी? हमने पिछले महीने 16 लाख डिवाइडेड बाय 10,000, 160 रुपए से मल्टीप्लाई किया होगा, और इस 160 में 40 ये शामिल था, और उल्टा चले 120, यहां से हम उल्टा ऊपर गए, इसलिए मैंने जनवरी का कॉलम बनाया था। क्योंकि एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग में इसी चीज का तो फर्क है। तो अगर हम एब्जॉर्प्शन की फिगर में से ये निकाल लें तो पीछे मार्जिनल की फिगर बच जाएगी। तो इसलिए हम मार्जिनल का स्टॉक लिखेंगे 120, 10,000 यूनिट्स इंटू 120 जी, 1200। तो क्लोजिंग कौन सा होगा? 120 वाला कि 120 वाला है? 120 वाला, ठीक। कितने हैं क्लोजिंग? 8,000, 960। फाइव 640, और इससे जो आंसर आ जाएगा वो ग्रॉस कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कोई वेरिएबल सेलिंग खर्चा भी है या कोई नहीं है? वेरिएबल सेलिंग खर्चा है, तो इसलिए इसका आंसर आएगा ग्रॉस कंट्रीब्यूशन जी, 4230। इसमें से लेस वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट 15 रुपए पर यूनिट इनटू सेलिंग कॉस्ट है 47,000, 705 नेट कंट्रीब्यूशन 3525। इसमें से लेस फिक्स्ड खर्चे
फिक्स्ड एफओएच कितने, मार्जिनल है, कौन से लिखेंगे? फिक्स्ड एफओएच मार्जिनल सॉल्व कर रहा हूं, एक्चुअल वाले वो कितने, 25-16। और एडमिन सेलिंग वो तो बजटेड है, वो तो बजट के टेबल में नहीं दिए हुए। तो फिर अगर इनकी चेंज का कुछ नहीं बताया तो फिर असल में भी इतने ही हुए होंगे। तो नेट प्रॉफिट हो गया 209। Sales 9870 less cost of sales, opening finished goods, cost of goods manufactured और closing finished goods। ओपनिंग दी हुई है 16 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 45,000 into 162 7290। क्लोजिंग पे क्या रेट लगाऊं? है क्यों है? नहीं बताया। 5 है कि आपको है 160 किस सूरत में भाई? नहीं तो बताया तो नहीं है कि 5 है आपके, आपको है तो नहीं बताया। तो आप वो अज्यूम करें जो जिसमें जिंदगी आसान है। एफओ का दिल कर रहा है, चले निकालते नहीं एवरेज रेट, फिर निकाल लें एवरेज रेट। तो बस 5 ही ठीक है। तो 5 है तो ये 8000 यूनिट्स 162 वाले 1296 और अंडर अप्लाइड है। अंडर अप्लाइड की एंट्री कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट 626 8220 और ये लेस करेंगे तो आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट 1650। इसमें से लेस हो जाएंगे एडमिन और सेलिंग एक्सपेंसेस
जो कि वेरिएबल भी हैं 705 और फिक्स्ड भी हैं 800। वन 4 5 RB reconciliation प्रॉफिट एब्जॉर्प्शन का 145। इसमें लेस फिक्स्ड कॉस्ट इन क्लोजिंग स्टॉक और एड फिक्स्ड कॉस्ट इन ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक्स का डिफरेंस 1296 माइनस 960। ओपनिंग का डिफरेंस 16 माइनस 12। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के स्टॉक्स का फर्क 22 336 400 हाँ जी, कोई मुश्किल तकलीफ? चलें कल थोड़ी सी तकलीफ वाले करते हैं क्वेश्चन। मेरे ख्याल में 2-4 दिन से कुछ भी नहीं सुना है शायद, तो आखिरी बात भी कोई नहीं याद होगी। कोई आखिरी बात नहीं, किसी को कुछ भी नहीं याद। अच्छा, ये बता दिया था कि मेरी इबादत के लिए फारिग हो जा, तेरा सीना गना से भर दूंगा, मोहताजी को तुझसे दूर कर दूंगा। बताया था। अपने से कमतर को देखना है तो आप लोग अभी क्या पूरा करेंगे, फिर आर्टिकल ढूंढ रहे होंगे और आर्टिकल्स के लिए भी इंटरव्यू
एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। और फिर आर्टिकल खत्म हो गए, फिर कल को जॉब्स ढूंढ रहे होंगे तो उसके लिए भी इंटरव्यू है। और ये जो सरकारी अफसरियां होती हैं, CSS वगैरह, इस पे भी इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है? तो इंटरव्यू में चले, आर्टिकल्स के लिए आप फर्म का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो क्या ख्याल है इसके लिए वो मेन क्या चीज देख रहे होंगे? FTS कैफ क्लियर है नहीं? शाबाश, जबरदस्त। कौन को इंटरव्यू में जाना पता चलेगा आपको। हाँ जी, कॉन्फिडेंस। अच्छा, कॉन्फिडेंस का पता कब चलता है? जब बात घुमा फिरा के करेंगे ना, कोई कंफ्यूजिंग सिचुएशन से बनाएंगे, तो कॉन्फिडेंस का पता चलता है। यानी उस, अच्छा इसी तरह से अगर कहीं रिश्ता लेने गए हैं आप और उन्होंने अंदर बिठाई लिया है, चाय पानी भी रख दिया सामने, तो अब उस वक्त दिल तो कर रहा है सारा कुछ खा जाए, लेकिन तमीज से डिसेंट बन के बैठेंगे। क्यों डिसेंट बन के बैठे हैं? इंप्रेशन अच्छा नहीं जाएगा। वो मतलब अब जो अपनी अंदर की कमीनगी, नदीदापन है, वो अभी हम नहीं दिखाना चाह रहे। तो अब वो जो खाने की चीजें सामने रखी है ना, हमें पता है कि इस पे हमारी औकात जज हो जानी है, तो हम मोहतात हो जाएंगे। तो वो जो वहां खाने पीने का रखने का चीजें मकसद था, वो क्या कहते हैं उसको, मेहमान नवाजी भी था, और औकात चेक करनी थी कि खाने पीने को देख के क्या हालत होती है। तो ये चीजें जज करना भी मकसद था। तो बस आप समझ लें कुछ इस तरह का फितना चीज होती है। फितना कुछ ये मतलब समझ लें कि फितना वो टेस्ट है जो है तो नीड, अगर नीड ना हो तो टेस्ट किस बात का। लेकिन वो इतनी क्रिटिकल नीड होती है कि इंसान की औकात का पता चल जाता है। तो इसलिए उस टेस्ट से डरना चाहिए। खाना पीना छोड़ दें, है वहां बैठे खाना नहीं, मैं तो खाता नहीं, रोजा रखा हुआ मैंने, खाना पीना टोटल छोड़ दें, नहीं। हमें अपने ख्वाहिशात को कंट्रोल्ड रखना पड़ता है। अच्छा, अब जिन चीजों का टेस्ट हो रहा है वो चीजें नीड है तो टेस्ट हो रहा है, नीड ना होती तो टेस्ट किस बात का होता। तो इसलिए टेस्ट हो ही तब रहा है जब वो नीड है। तो नीड के ऊपर टेस्ट हो रहा है अगर, तो उसमें फिर इंसान ने सिर्फ अपने आप को कंट्रोल रखना होता है कि औकात वार ना आ जाए। बस कुछ ये फितने का कॉन्सेप्ट है। तिरमिज़ी 2336 सैयदना काब बिन अयाद रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, हर उम्मत के लिए एक फितना है, मतलब और भी होंगे लेकिन कम से कम, और मेरी उम्मत का फितना माल है। सीए क्यों कर रहे हैं? ऐसा खबर है। तो ये जो माल है ना, ये बहुत क्रिटिकल फितना है, बहुत क्रिटिकल फितना। चले ठीक है जी, जय।